दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण कासा। आज बात करेंगे बीजेपी के सरकार बनाने के दावे के बारे में। बीजेपी के इंटरनल सर्वे, आरएसएस का सर्वे, अनेकों न्यूज चैनल्स के द्वारा किए गए सर्वे, प्राइवेट सर्वे, सब सर्वे में ये बात निकल के आ रही है कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और हर सर्वे हरियाणा में कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें भी दिखा रहा है। पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने जो गुल खिलाए हैं, उसका हिसाब किताब देने की बारी अब आ चुकी है। हर सर्वे में ये बात निकल के आ रही थी कि बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी इस तरह की कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक रैली की। रैली के पोस्टर से ही केंद्रीय मंत्री और 9.5 साल के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का चेहरा बीजेपी की रैली के पोस्टर से गायब था। ना ही 9.5 साल, पिछले 10 साल में बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किए गए कामों के बारे में ज्यादा कुछ प्रधानमंत्री बताने की स्थिति में नजर आई। उनका सारा फोकस कांग्रेस के ऊपर निशाना साधने में चला गया। 9.5 साल के काम वो नहीं गिना पाए। ना ही मंच से, रैली के मंच से मनोहर लाल खट्टर जी का नाम लिया गया, ना ही मंच पर मनोहर लाल खट्टर जी मौजूद रहे। इस तरह के एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हरियाणा में चल रही है। हरियाणा में इस एंटी इनकम्बेंसी का आभास बीजेपी को बहुत पहले हो चुका था। इसी का कारण यह था कि 6 महीने पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले, हरियाणा से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर मनोहर लाल खट्टर को सेंटर में भेज दिया गया था और नायब सिंह सैनी को एक नया चेहरा बनाकर, ओबीसी चेहरा, हरियाणा की जनता के सामने रखा गया था। लेकिन आज भी मनोहर लाल खट्टर किस तरह से सुपर सीएम के तौर पर हरियाणा के में काम कर रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज तक सीएम सैनी तो अपना स्टाफ भी अपने हिसाब से अपॉइंट नहीं कर पाए हैं। स्टाफ भी, सीएम ऑफिस का स्टाफ भी आज भी वो की वो टीम है जो मनोहर लाल खट्टर के पास जो टीम हुआ करती थी। मनोहर लाल खट्टर की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हरियाणा में अमित शाह जी, गृह मंत्री, बीजेपी के पावर बैंक कहने वाले अमित शाह जी के मना करने के बाद भी किस तरह से जेजेपी के नेताओं को बीजेपी में एंट्री दिलाई और एंट्री दिलाने के साथ साथ उन्हें टिकट भी दी गई। इतने विरोध के बाद भी कैसे खट्टर ने अपनी चलाई और दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को बीजेपी में टिकट मिल गई। बीजेपी में जो टिकट वितरण हुआ है उसमें भी खट्टर की छाप अलग से दिखाई देती है। इस एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के हाथ में पावर और बनाने का दावा कर रही है। अब सरकार जो बनाने का दावा कर रही है, इसके पीछे की बीजेपी की रणनीति के बारे में आज बात करेंगे। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो 40 सीटों पर टारगेट कर रहे हैं। अगर 40 सीटें बीजेपी ले जाती है और किसी तरह से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत लेने से रोक लिया जाता है तो सरकार 100% बीजेपी की बनेगी, इस बात का वो दावा करते हैं। कुछ नेताओं का तो ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस को वो पूर्ण बहुमत लेने से रोक लेते हैं और बीजेपी के पास 30 सीटें भी आती हैं तो भी निर्दलीय और दूसरी पार्टियां जो भी हैं उनके साथ मिलकर सरकार बीजेपी ही बनाएगी। अब इस बात के ऊपर देखते हैं कि ये इस बात में कितनी सच्चाई लगती है। बीजेपी का जो टिकट वितरण हुआ है उसमें बीजेपी के जो प्रमुख चेहरे थे, बड़े चेहरे थे और जिनके पास अपना खुद का वोट बैंक था, काफी अच्छा वोट बैंक था, टिकट वितरण में उनके टिकट काट कर बीजेपी ने एक मास्टर प्लान के साथ चुनाव मैदान में अपने कमजोर कैंडिडेट्स को उतार दिया है। उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से है कि किसी भी तरह से हरियाणा के चुनाव को बाइपोलर ना रहा जाए। बाइपोलर चुनाव में बीजेपी काफी पिछड़ जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कांग्रेस हमेशा बढ़त में रहेगी। क्षेत्रीय दल जो हैं उनको लगभग जनता नकार चुकी थी, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से क्षेत्रीय दलों को कैसे ताकत दी जा रही है, इसके भी बहुत सारे आपको उदाहरण हरियाणा के इलेक्शन में दिख जाएंगे। कैसे बीएसपी पार्टी का उपयोग बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में किया, यह बात किसी से छुपी नहीं है। कैसे बीएसपी पार्टी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। 33 सीट जीतने वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश से, उनमें से 16 सीटें ऐसी थी जिनमें
जो जीत हुई है वो बीएसपी के कैंडिडेट के वजह से जीत हुई है। बीएसपी का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। बीएसपी की कृपा से 16 सीटें वहां पर जीत पाई है। 16 सीटें का मतलब है कि 33 में से 16 सीटें, 50% सीटें जो लगभग बीजेपी ने जीती है, उसमें डायरेक्ट जो भाग रहा था वो बीएसपी का रहा था। बीजेपी ने बीएसपी का पूरा उपयोग उत्तर प्रदेश में करने के बाद वहां से बीएसपी की ड्यूटी सीधी आकर हरियाणा के इलेक्शन में लगा दी। हरियाणा के इलेक्शन में सबसे पहले उन्होंने आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए करा दिया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का और आईएनएलडी का गठबंधन तब हुआ जब 3 महीने पहले ही लोकसभा इलेक्शन में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ चुकी थी। लेकिन विधानसभा इलेक्शंस के लिए दोनों पार्टियां एक साथ आई और इनके बीच में गठबंधन हो गया। गठबंधन होने की जो प्रमुख वजह दिखाई दी वो ये कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ जाट और दलित वोट बैंक जो खिसका था बीजेपी से हटकर, वो एक प्रमुख कारण रहा। ये मैसेज बहुत क्लियर था कि हरियाणा के जाट और दलित बीजेपी से हटकर कांग्रेस में अपनी श्रद्धा दिखा दी थी। बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन उस वोट बैंक को चोट करने के लिए बनाया गया। हरियाणा के जाट और दलित की जनसंख्या इतनी है कि वो सरकार बनाने में आराम से काबिल हैं। इस गठबंधन में अगर थोड़ी बहुत कसर रहती थी तो एक और गठबंधन जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच में भी करा दिया गया। कुछ वोट बैंक जो बीएसपी से खिसका था और आजाद समाज पार्टी की तरफ वो आकर्षित हुआ था, उस वोट बैंक को लुभाने के लिए आजाद समाज पार्टी की भी एंट्री हरियाणा में करा दी गई और जेजेपी के साथ एक और जाट और दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए, उस वोट बैंक में सेध लगाने के लिए एक और गठबंधन हरियाणा में करा दिया गया। उसके बाद बात करते हैं फिर से कि किस तरह से कमजोर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। बीजेपी ने ये चीज समझ ली है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से रोकना है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से रोकने के लिए जो अपने अच्छे कैंडिडेट्स की टिकट भी वो काट रही है। अब टिकट काटने से उन्हें क्या फायदा हो रहा है? टिकट काटने से उन्हें फायदा ये हो रहा है कि जो अच्छे कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर जो मोहर बीजेपी पार्टी की लगी हुई थी और जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ थी, वो उन कैंडिडेट्स के ऊपर से हट जाएगी। उनके ऊपर से वो एंटी इनकम्बेंसी की मोहर हटने के बाद वो निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में आ गए हैं, जिससे कि बहुत सी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा उनको वो कम कर चुके हैं। अब बीजेपी के पास दो रास्ते रहेंगे। एक कि वो जो निर्दलीय कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में उतरे हैं उनको मदद करके आखिर में अगर उनका बीजेपी का जो कैंडिडेट है अगर वो इलेक्शन निकालता नहीं दिखता है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मदद करके बीजेपी कांग्रेस को हराने की पूरी कोशिश करेगी। इसका जो सबसे बड़ा कारण रहेगा वो ये रहेगा कि कांग्रेस के अलावा जितनी भी हरियाणा में आज पार्टी काम कर रही हैं, वो अगर सरकार बनने की स्थिति में बीजेपी आती है तो बीजेपी के साथ जाने में परहेज नहीं करेंगी। जजपा भी बीजेपी की पुरानी साथी रही है, बसपा भी पुरानी साथी रही है, इनेलो भी पुरानी साथी रही है। ये सब पुराने एनडीए के साथी बीजेपी के साथी रहे हैं और ये बीजेपी के साथ सरकार बनाने में जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी जो भी आएंगे, निर्दलीय प्रत्याशियों के पास भी बीजेपी के पास जाने के ज्यादा कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि सेंटर में अभी भी बीजेपी की सरकार काम कर रही है। हरियाणा में अगर कांग्रेस के अलावा जो भी कैंडिडेट चुनाव जीत कर आता है वो एक तरह से ये माना जा सकता है कि वो बीजेपी की मदद करने के ज्यादा प्रबल उसके चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ सीटों के एग्जाम्पल्स को लेके, जैसे कि गन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के बहुत ही ज्यादा चहेते माने जाने वाले देवेंद्र कादयान की टिकट काट दी गई। देवेंद्र कादयान पिछले काफी लंबे समय से वहां पर समाज सेवा कर रहे हैं और उनकी समाज में काफी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन देवेंद्र कादयान की टिकट वहां से काट दी गई और टिकट कटने के बाद उन्होंने ये बीजेपी पार्टी के ऊपर इल्जाम भी लगाया 100 करोड़ रुपए में बीजेपी की विधानसभा की टिकट वहां से बेच दी गई है और ये डील 100 करोड़ रुपए में हुई है। इससे क्या फायदा हुआ कि जो बीजेपी के खिलाफ एक वोटर था उनको बीजेपी के अलावा देवेंद्र कादयान के रूप में एक अन्य विकल्प दिखने लगा। अब कांग्रेस पार्टी से भी वहां पर ब्राह्मण
एक नेता को उतारा गया है, बीजेपी पार्टी से भी ब्राह्मण नेता को उतारा गया है। इन दोनों के साथ साथ अब एक बहुत मजबूत कैंडिडेट देवेंद्र कादिया निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में आ गए हैं, जो कि पुराने भाजपाई थे। अब देवेंद्र कादियान के ऊपर से भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा की जो स्टैंप उनके ऊपर लगी थी वो हट चुकी है, और वो गन्नौर विधानसभा सीट पर एक बहुत ही ज्यादा मजबूत कैंडिडेट के तौर पर दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह से बात करें तो एक विधानसभा सीट बहादुरगढ़ है। बहादुरगढ़ से कांग्रेस के दो फाड़ होने के बाद कांग्रेस पार्टी से बागी राजेश जून ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नॉमिनेशन भर दिया। इस बात की पूरी वो घोषणा कर चुके थे, अगर टिकट पर चुनाव नहीं लड़ाती है तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आ जाएंगे। इस विधानसभा सीट पे भी बीजेपी ने एक कमजोर कैंडिडेट जो कह सकते हैं दिनेश कौशिक को उतार दिया। दिनेश कौशिक नरेश कौशिक के छोटे भाई हैं। दिनेश कौशिक को टिकट मिलने के बाद नरेश कौशिक ने इस बात का विरोध भी किया और उन्होंने बताया कि जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत अपने जिला स्तर के नेता और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो एक साजिश के तहत टिकट उनसे काट दी गई है। दिनेश कौशिक को उन्होंने भी कमजोर कैंडिडेट बताया। तो इसमें यहां पर बहादुरगढ़ विधानसभा में भी क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ और एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर राजेश जून काम कर रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय तौर पर रमेश दलाल जी किसान नेता भी मैदान में है और उनके पास भी काफी अच्छा वोट बैंक है। इसके अलावा स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी की धर्मपत्नी श्रीमती शीला नफे सिंह राठी जी भी चुनाव मैदान में है इनेलो बसपा गठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर। इससे क्या होता है, बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको काफी एक एज मिलती है कि जो ज्वाट वोट बैंक है वो चार बड़े धड़ों में बट रहा है। इसके बाद अगर फिर भी बीजेपी के कैंडिडेट को कसर रहती है तो बीजेपी राजेश जून का समर्थन करने में भी मेरे हिसाब से हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जो भी होंगे उनका बीजेपी की तरफ रुझान होना वो एक जायज सी बात दिखती है। ऐसे ही कई विधानसभा और हैं। तो जो मास्टर प्लान बीजेपी का ये चल रहा है कि जिसमें उनका जो एकमात्र मकसद वो जो दिखाई देता है वो ये है कि बीजेपी पार्टी को 30 से 40 सीटों के बीच में दिलाई जाए और कांग्रेस को रोक लिया जाए। पूर्ण बहुमत से रोकने के बाद उनके जो निर्दलीय प्रत्याशी या जितने भी और दलों से प्रत्याशी जीत कर आएंगे उनके साथ मिलकर सरकार बनानी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आसान बात रहेगी। कांग्रेस पार्टी अगर पूर्ण बहुमत से पीछे रह जाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए फिर सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पास अब एकमात्र विकल्प यही है, अगर उन्हें सरकार बनानी है तो उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए होगी। वो किसी और इंडिपेंडेंट या किसी और दल के साथ सरकार बनाने के बारे में 2019 के इलेक्शन को अगर याद करें तो 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस की हालत भी पतली दिखाई देती थी और उस समय इंडियन नेशनल लोकदल एक बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही थी और कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने की स्थिति में भी थी। लेकिन आईएनएलडी पार्टी को दो फाड़ करने का काम किया गया। उससे यही हुआ कि जो एक समय पर पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही थी वो एकमात्र एक सीट पर आकर सिमट गई। एलनाबाद से चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक आईएनएलडी पार्टी के पास बच गया। इसके अलावा जो नई पार्टी बनी वो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लाने में कामयाब रही। दुष्यंत चौटाला का सारा प्रचार भाजपा को जमुना पार करने में रहा, लेकिन इलेक्शन का परिणाम आते ही जमुना पार करने वाले खट्टर की गोद में जाकर बैठ गए। खट्टर की गोद में जाकर बैठने के बाद उप मुख्यमंत्री पद से उन्होंने संतोष कर लिया और हरियाणा में एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनवा दी। तो इस तरह की स्थिति 2019 के इलेक्शन में भी बीजेपी कर चुकी है। बीजेपी कांग्रेस को रोककर अन्य क्षेत्रीय दल और इंडिपेंडेंट तौर पर निर्दलीय तौर पर जीते प्रत्याशियों के साथ सरकार बनाने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। बीजेपी इस तरह का प्रयोग अन्य स्टेट्स के विधानसभा इलेक्शंस में भी कर चुकी है, जिसमें कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बीजेपी
सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ ना बनाकर अब ये फोकस कर रही है कि किसी तरह से क्षेत्रीय दलों को मजबूत कर दिया जाए। क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के बाद जो एक एंटी इनकम्बेंसी का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना था उसको बांट दिया जाए। कांग्रेस की तरफ वोट एक तरफा शिफ्ट ना होकर अगर वो वोट बट जाता है तो इससे बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा। इसके लिए बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, गोपाल कांडा और इंडिपेंडेंट तौर पर जो इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट्स हैं उनको मजबूत करने की में लगी हुई है। एग्जाम्पल देख सकते हैं मैम विधानसभा सीट का। मैम बीजेपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है दीपक हुड्डा जी को। दीपक हुड्डा उस हल्के के भी नहीं है और वहां से सबसे मजबूत कैंडिडेट शमशेर खरकटा जी की टिकट काट दी गई। शमशेर खरकटा जी की धर्मपत्नी राधा अहलावत अब महम विधानसभा सीट से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। अब यहां पर भी क्या हुआ है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ लगी हुई थी वो राधा अहलावत के निर्दलीय चुनाव लड़ने से काफी हद तक कम हो गई है और बीजेपी का एक कमजोर कैंडिडेट दीपक हुड्डा मैदान में है। तो इस बात की भी पूरी पूरी संभावना रहेगी कि आखिर में बीजेपी राधा अहलावत जी का समर्थन करके और उनकी मदद करके राधा अहलावत जी को चुनाव जीतने में मदद करेगी। राधा अहलावत, शमशेर खरकटा पुराने बीजेपी के साथी हैं। वो अभी विधानसभा टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। अगर वो विधानसभा सीट जीत कर आ जाते हैं तो उन्हें बीजेपी में जाकर बैठने में, सरकार बनाने में कोई गुरेज नहीं होगा। तो ये बीजेपी का एक मास्टर प्लान हरियाणा के इलेक्शन में दिखाई देता है। इसकी अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या काट कर पाते हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन कुछ समय पहले जो इलेक्शन कांग्रेस की तरफ झुका हुआ नजर आता था आज वो कंपटीशन के तौर पर देखा जा रहा है। अब बीजेपी को इतना कमजोर नहीं आंका जा सकता है। अगर कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई और बीजेपी को किसी भी तरह से कमजोर आंकने की गलती वो करती है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा और एक जो राज उनके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है उससे हाथ उन्हें धोना पड़ सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब अपने बयानों में ये बात कहने लगे हैं कि वोट कटवा लोगों से सावधान रहना है। वोट कटवा जो लोग हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके लिए अब वो हरियाणा की जनता को किस तरह से कितने हद तक समझा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के समय कांग्रेस पार्टी की तरफ जो इलेक्शन पूरा झुका हुआ था अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। निर्दलीय कैंडिडेट्स और जो अन्य क्षेत्रीय दलों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मदद करके बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान खेला है। अब इससे देखते हैं कांग्रेस पार्टी कैसे बच पाती है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊं तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।